वेलकम बैक गाइस। आज की मूवी में हम एस्केप रूम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को अलग अलग बॉक्सेस मिले हैं जो कि एक तरीके की पजल हैं, जिन्हें जब वो लोग सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर से उनके लिए एक इनविटेशन निकलता है जिस पर उन लोगों का नाम लिखा था और उस कार्ड के पीछे मीनस नाम लिखा हुआ था। अब इन लोगों को बताया जाता है कि इस गेम में हर बार इन्हें कोई नई पजल मिलेगी जिसे सॉल्व करने के बाद ये उस रूम से निकल सकते हैं। लेकिन जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि जिस रूम की पजल को सॉल्व करने में अगर ये लोग लेट हो जाएंगे तो इनकी जान चली जाएगी। और ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। स्टार्टिंग में इन्हें लगता है कि इनके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है इन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ रियल है और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी रियल गेम्स को देखने के लिए बहुत सारा पैसा देते हैं और उन्हीं के लिए मीनस नाम का आदमी इन गेम्स को डेवलप करता है और अलग अलग तरह के प्लेयर्स को अपने इस गेम में बुलाता है और ऐसी गेम्स के लिए स्मार्ट लोगों को चुना जाता था जो लोग पजल्स को जल्दी सॉल्व कर सके। लेकिन उसके बावजूद इस गेम्स में लोगों का बच पाना बहुत मुश्किल था और एंड तक सभी लोग मर जाते थे। अब इसके फर्स्ट पार्ट में जोई और डैन नाम के दो लोग होते हैं, जिनमें से जोई को सभी लोग सोचते हैं कि वो मर चुकी है। अब वो लोग डैन को विनर बना देते हैं क्योंकि डैन ही इकलौता प्लेयर था जो अभी तक जिंदा था। अब वो एक आदमी के साथ था। अब जैसे ही वो आदमी उसे मारने की कोशिश करता है तभी पीछे से जोई आती है जो कि उस आदमी पर अटैक कर देती है और डैन भी उसकी हेल्प करता है और उस आदमी को वो दोनों मिलकर मार देते हैं। और एंड में पहली बार इस गेम में दो विनर्स बने थे, डैन और जोई। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब वहां से बचकर निकलने के बाद वो लोग पुलिस के पास जाते हैं। अब लेकिन जब वो लोग पुलिस को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कोई भी सेटअप नहीं मिलता और वो लोग एस्केप रूम जैसी किसी गेम के बारे में पुलिस को यकीन नहीं दिला पाते। अब हमें जोई और डैन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठे थे। अब जोई डैन को बताती है कि उसने उस जगह के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए हैं जहां पर उन्हें मीनस मिल सकता है और एक बार अगर वो मीनस को पुलिस के हवाले कर दें तो वो बाकी लोगों को बचा सकते हैं जिन्हें मीनस आज भी अपने गेम में फंसाकर मार रहा है। अब यहाँ से मूवी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सोनिया और उसकी बेटी क्लेयर को दिखाया जाता है। अब सोनिया क्लेयर से सोने जाने के लिए कह देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोनिया एक रूम की तरफ जा रही है और उस रूम के अंदर एस्केप रूम जैसे छोटे छोटे सेटअप बने हुए थे और यहीं पर हमें मीनस को दिखाया जाता है जो कि एस्केप रूम जैसी गेम्स को डिजाइन करता है। अब सोनिया मीनस से कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती और वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन मीनस उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, जिस पर सोनिया उसे बताती है कि उसे इसका काम पसंद नहीं है। लेकिन मीनस उससे कहता है कि हम ये काम नहीं छोड़ सकते और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम अभी यहाँ से जाओ और मैं तुमसे अभी थोड़ी देर में आकर मिलता हूँ, मुझे ये काम अभी खत्म करना है। और सोनिया वहाँ से जाने लगती है। अब हमें सोनिया को दिखाया जाता है जो कि एक रूम की तरफ जा रही है और मीनस उस पे पीछे से नजर रख रहा है और हमें ऊपर क्लेयर को दिखाया जाता है जिसके बैग में वो अपना कुछ सामान एडजस्ट कर रही है जो कि बच्चों के छोटे छोटे टॉयज थे। अब तभी हमें सोनिया को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में आकर बैठी है। अब तभी वो देखती है कि उस रूम का डोर लॉक हो चुका है और धीरे धीरे उस रूम का टेम्परेचर भी और ज्यादा बढ़ने लगा है। अब सोनिया को लगता है कि ये सब कुछ मीनस कर रहा है और तभी वो माइक पर बोलना शुरू करती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और वो उसे माफ कर दे, लेकिन मीनस उसे कोई जवाब नहीं देता। और तभी उसके सामने डोर पर एक पहेली लिखी हुई आती है जिसमें लिखा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो जमीन पर बढ़ती है, हवा से टूटती है, पानी में डूबती है लेकिन आग में सरवाइव करती है। अब काफ़ी देर सोचने के बाद सोनिया को ध्यान आता है कि ये तो स्टोन की बात कर रहा है। तभी वो वहाँ देखती है कि एक शेड में स्टोन्स रखे हुए हैं। अब वो सभी को चेक करती है जिसमें से एक स्टोन का कलर डिफरेंट होता है और जब वो उसे उठाकर देखती है तो उसके अंदर उसे एक मैग्नेट मिलता है। अब वो उस मैग्नेट की हेल्प से उस डोर के लॉक को 1 बाय 1 हटाना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जिसमें इंसान का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता और लास्ट लॉक हटाने से पहले ही सोनिया की डेथ हो जाती है। अब मूवी प्रेजेंट टाइमलाइन पर शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें एक प्लेन को क्रैश होते हुए दिखाया जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये बस एक सिमुलेशन था जो कि मीनस ने ही अपने लोगों से करने के लिए कहा था और उसने
इसे ऐसे डिजाइन किया था कि कोई भी पैसेंजर इसमें ना बच सके। अब हमें जोई और डैन को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे। अब ये लोग वहीं जा रहे थे जहाँ के कोऑर्डिनेट्स जोई को मिले थे ताकि ये लोग मीनस को पुलिस के सामने ला सकें। और इन लोगों को एयरपोर्ट पर देखकर हमें समझ आता है कि मीनस ने वो फ्लाइट क्रैश का सिमुलेशन इन्हीं लोगों के लिए बनवाया था ताकि वो जोई और डैन को फ्लाइट क्रैश करवाकर मरवा सके। अब डैन जोई से कहता है कि हमें उन लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जोई उससे कहती है अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसके पीछे जरूर जाऊंगी। और ये बात सुनकर डैन कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। तभी हमें मीनस को दिखाया जाता है और उसी के सामने एक गार्ड एक रूम से बाहर निकलता है जिसके हाथ में एक पेन ड्राइव था। अब मीनस उससे पूछता है कि वो ठीक है, जिस पर वो गार्ड हाँ में जवाब देता है। अब हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी है। तभी वहाँ पर मीनस उससे मिलने आता है। अब क्लेयर मीनस से कहती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और इसे देखकर हमें समझ आता है कि अब एस्केप रूम को डिजाइन करने का काम क्लेयर का है। अब क्लेयर मीनस को एक बॉक्स देती है जिसके अंदर उसने उस रूम का पूरा डाटा बनाया हुआ था। अब तभी हमें पता चलता है कि क्लेयर को एक केज में बंद किया हुआ है और मीनस ने ही क्लेयर को यहाँ पर बंद किया हुआ है। अब क्लेयर उससे कहती है कि तुम्हें जोई को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीनस उसे बताता है कि वो हमें एक्सपोज करना चाहती है, इसलिए उसका मरना जरूरी है। अब जोई और डैन प्लेन में बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जोई की मॉम की डेथ प्लेन में ही हुई थी जिसका उसे आज भी डर था और जोई प्लेन में बोर्डिंग नहीं करती, वो वापस वहां से चली जाती है और डैन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डैन ने एक कार बुक की है और वो दोनों अब कार से उस जगह पर जाएंगे। अब हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है जहां पर जोई और डैन भी आ चुके थे। अब जोई को जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे वो यहीं पर एक बिल्डिंग के थे, लेकिन जब वो लोग उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो वो बिल्डिंग बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। अब जैसे तैसे वो लोग उसके अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी वहाँ उनके सामने एक आदमी आता है जो जोई की वॉच लेकर भाग जाता है और जोई भी उसका पीछा करती है क्योंकि ये उसकी मॉम की वॉच थी। अब वो लोग भागते हुए सबवे मेट्रो में आ जाते हैं। अब वो लोग भी इसका पीछा कर रहे थे। अब वो आदमी मेट्रो ट्रेन के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो दरवाजे बंद होने वाले थे वो ट्रेन से बाहर आ जाता है और जोई और डैन उस ट्रेन के अंदर रह जाते हैं और वो ट्रेन चल पड़ती है। अब वो लोग उसी ट्रेन में दुखी होकर बैठ जाते हैं। तभी डैन कहता है कि वो नेक्स्ट स्टेशन पे पुलिस वालों से कांटेक्ट कर लेंगे। तभी जोई देखती है कि उस कोच में सिर्फ 6 लोग बैठे हुए हैं और उसे कुछ अजीब लगता है। अब वो वहाँ से उठकर आगे जाती है जहाँ पर वो देखते हैं कि कंडक्टर सीट पे कोई नहीं बैठा। तभी उसकी नज़र आगे वाली ट्रेन पर पड़ती है जहाँ पर उनका कोच बाकी ट्रेन से अलग हो जाता है और डैन सभी को ये बात बता देता है। अब तभी वो लोग इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्रेक्स भी नहीं लगते। अब उनकी ट्रेन एक बंद स्टेशन पर आकर रुकती है जो कि डेड एंड था। अब वो लोग उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी उस ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है कि आप सभी को अपने सामान का खुद ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है जो आपका नहीं है तो उसे एक एमटीए एम्प्लॉय को दे दीजिए। और उसके बाद वो लास्ट में गुड लक कहते हैं, जिसे सुनकर डैन कहता है कि मिनोस ने हमें ढूंढ लिया। मिनोस का नाम सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हीं में से एक पैसेंजर बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। और अब हमें पता चलता है कि ये सभी लोग पहले भी इस गेम को खेल चुके हैं और यहाँ पर अब वही लोग हैं जो पहले इस गेम में बच गए थे। तभी रेचल देखती है कि उस ट्रेन के कोच से कुछ चीज कनेक्ट हुई है और हमें दिखता है कि उस पूरी ट्रेन में इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेट हो रहा है। जोई मेटल के पोल के पास खड़ी थी जिससे इलेक्ट्रिक करंट निकलकर उसकी वॉच को जला देता है। अब कोच में करंट आ चुका था और उन्हें पता चल चुका है कि अगर वो इस गेम को नहीं खेलेंगे तो वो यहीं पर मर जाएंगे। तभी नेट को सीट के नीचे एक बैग मिलता है जिसके अंदर से उन्हें एक टॉवल और एक हैंडल मिलता है। अब ड्यूक उस हैंडल को लेकर एक डोर को ओपन करने के लिए जाता है, लेकिन वो हैंडल मेटल का था जिससे ड्यूक को जोरदार शॉक लगता है। तभी नेट देखता है कि उस टॉवल को यूज करके वो उस डोर को ओपन कर सकते हैं और होता भी ऐसा ही है। डोर ओपन होने के बाद वहाँ पर उन्हें एक मशीन दिखती है जिसपे उन्हें 9 स्टेशन टोकन्स डालने थे। वहीं पर ऊपर एक नोट लिखा था कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट को पुल करो। तभी बेन को याद आता है कि उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी जहां पर स्पेलिंग्स मिस्टेक थी और ये बात वो सबको बताता है और उन्हें समझ आता है कि उन्हें वो एडवर्टाइजमेंट ढूंढनी है जिनमें स्पेलिंग मिसिंग है। अब उन्हें कोच में लगे हुए हैंडल्स दिखते हैं जिनमें एक पॉइंट ग्रीन कलर का तो दूसरा पॉइंट रेड कलर का है और वो समझ जाते हैं कि हमें कहां से स्टार्ट करना होगा। अब उन्हें एक स्पेलिंग दिखती है जहां पर सी मिसिंग था। अब उन्हें समझ आता है कि उन्हें 3rd नंबर का लीवर
खींचना होगा, लेकिन वो हैंडल्स मेटल के बने थे, अगर वो उन्हें हाथ लगाएंगे तो उन्हें शॉक लगेगा। तभी सबरीना देखती है कि उस बैग में एक रबर का मैट है जिसे वो छोटे टुकड़ों में काट लेती है। अब वो उस हैंडल को खींचते हैं और उन्हें C नंबर का टोकन मिलता है। अब वो उसे उस टोकन मशीन में डालते हैं, जिससे अब उन्हें 8 टोकन्स की और जरूरत थी। अब वो सभी लोग एडवर्टाइजमेंट को देखना शुरू करते हैं, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर ट्रेन में करंट का जो वोल्टेज था वो भी बढ़ जाता है। लेकिन वो ऐसा करते हुए बाकी के 5 टोकन भी ढूंढ लेते हैं। अब करंट का वोल्टेज बहुत ज्यादा तेज हो चुका था। तभी ड्यूक देखता है कि उसे बाकी के तीनों अल्फाबेट्स मिल गए हैं, लेकिन उसे बताने से पहले ही उसे एक जोरदार शॉक लगता है, जिससे उसका हाथ सीधा एक मेटल के पोल पर जाकर लगता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी जोई की नज़र वहाँ लगे एक बोर्ड पर जाती है जहाँ पर न्यूयॉर्क की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी और वो समझ जाती है कि उसे कौन से अल्फ़ाबेट्स चाहिए। अब वो सभी को उन अल्फ़ाबेट्स को बताती है। अब जैसे ही वो लोग तीनों टोकन्स उसके अंदर डाल देते हैं तो फ्लोर पर लगी एक विंडो ओपन हो जाती है और सभी लोग उसके थ्रू नीचे उतरने लगते हैं। अब वो लोग एक लिफ्ट में आ गए थे और वो लोग अब और ज़्यादा गहराई में जाने लगे थे। लिफ्ट के रुकने के बाद वो दरवाज़ा खुलता है और वो लोग एक रूम में बढ़ते हैं। अब अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि ये एक बहुत बड़े बैंक का सेटअप था। अब उनके सामने ही वॉल्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वो समझ जाते हैं कि रास्ता इतना आसान नहीं हो सकता। तभी सबरीना आगे बढ़ती है और उसका पैर गलती से एक टाइल पर रखा जाता है, जिससे वहाँ की लेजर्स एक्टिव हो जाती हैं। अब रेचल और नेट उसे वहाँ से हटाते हैं और उसके वहाँ से हटते ही वो लेजर्स बंद हो जाती हैं। अब वो लोग समझ जाते हैं कि फ्लोर्स पर लगी ये टाइल्स कोई नॉर्मल टाइल्स नहीं है। अगर उनका पैर गलती से किसी ऐसे टाइल पर रखा गया जिससे लेजर एक्टिव हुई तो वो सब मर जाएंगे। अब नेट की नज़र एक कैंडी वाले बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें से वो एक लॉलीपॉप बाहर निकालता है और वो देखता है कि उसके अंदर एक चाबी है। अब उन्हें वहीं पर लॉकर बॉक्सेस भी दिखते हैं। तभी जोई वहाँ पर जाती है और उसे वहाँ पर फ्लोर पर बना एक मैप भी दिखता है। अब वो उन लॉकर्स में उस चाबी को लगाकर देखती है। दूसरी तरफ रेचल और बाकी लोग उस कैंडी बॉक्स में अभी भी सर्च कर रहे होते हैं और उन्हें एक चाबी और मिल जाती है। अब रेचल और ब्रियाना दूसरी तरफ वाले लॉकर्स में जाकर उस चाबी को ट्राई करते हैं। तभी नेट को वहाँ पर एक ATM मशीन दिखती है, जिसको चालू करने के लिए उसे 4 डिजिट्स के पिन की जरूरत थी और ये बात वो सबको बताता है। तभी जोई और बैन देखते हैं कि बाकी सभी लॉकर्स पर नंबर हैं, लेकिन सिर्फ एक लॉकर ऐसा है जिस पर सोनिया नाम लिखा है और ऐसी नाम का दूसरा लॉकर ब्रियाना और रेचल को भी मिलता है। अब वो लोग उसे ओपन करते हैं। जोई के बॉक्स में डायमंड्स निकलते हैं, जबकि रेचल वाले बॉक्स में वाइट पेपर निकलते हैं, जिन्हें देखकर बैन को कुछ याद आता है। अब वो ब्रियाना से वो वाइट पेपर मांगता है। अब जोई ने उन डायमंड्स को टच किया था, लेकिन वो डायमंड्स बहुत ज़्यादा शार्प थे, जिससे जोई की फिंगर कट गई थी। अब बैन उसके ब्लड को उन वाइट पेपर्स पर रब करता है और उनके सामने एक नंबर आ जाता है। अब वो पिन वो लोग नेट को बताते हैं, जिसे एंटर करने पर वहाँ लगी क्लॉक्स अपने आप घूमने लगती हैं और एक टाइम पर आकर रुक जाती हैं। और तभी नेट को एक स्लिप मिलती है जिस पर लिखा था कि उसे क्लॉक के टाइम के अकॉर्डिंग अपना रास्ता बनाना होगा। 12 आवर्स और 3 मिनट्स का मतलब था कि उन्हें स्ट्रेट जाना है और 3 मिनट्स का मतलब था कि 3 स्टेप तक जाना है। अब वो उन फ्लोर टाइल्स पर एक एक कैंडी रखता हुआ जाता है, जिससे सभी लोग उसे फॉलो कर सके। अब वो आधा रास्ता कवर कर लेता है। अब उसके बाद लास्ट टाइल पे जब वो खड़ा था तो वहाँ पर उसे एक मैसेज मिलता है। अब रेचल और ब्रियाना की साइड एक चीज़ ओपन होती है, जिसके अंदर उन्हें एक लॉकर दिखता है, जिसके लिए उन्हें किसी पिन कोड की ज़रूरत थी। लेकिन बैन उसे कहता है कि हम एक ऐसी जगह पर है जहाँ की हर फाइल में एक ना एक पिन लिखा हुआ है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे। तभी ब्रियाना देखती है कि नेट जिस टाइल पर खड़ा है उस पर लिखा है मनी मेक्स द वर्ल्ड टर्न, और वो समझ जाती है कि उसे जस्ट इसे रोटेट करना होगा और वो ऐसा ही करती है। उसमें से उसे एक ट्रांसपेरेंट शीट मिलती है जिसके ऊपर रेड कलर से कुछ मार्किंग थी। अब वो उसे जोई को देती है। अब वो उसे उसी फ्लोर प्लान पर लगाती है, जिससे उन्हें बाकी की टाइल्स का पता चल जाता है और वो लोग उसी को फॉलो करते हुए उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ही जोई वहाँ से निकलने लगती है तो उस रूम का टाइम खत्म होने लगता है और सारी फ्लोर की लेजर एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जोई वहाँ से निकलने में कामयाब होती है। अब वो लोग वहाँ से सीधा एक दूसरी जगह पर निकलते हैं और इस बार उनका सेटअप एक बीच का था। यहाँ पर ब्रियाना को एक कैमरा मिलता है। अब वो उससे एक फोटो क्लिक करती है, जिससे वहाँ की लाइट चेंज हो जाती है। अब उस कैमरे से एक फोटो भी निकलती है जिसमें उन्हें सामने एक बोर्ड दिखाई देती है, बट एक्चुअल में वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं थी और उस फोटो के पीछे लिखा था कि उन्हें एक एंकर ढूंढना है, जिसे रोटेट करने पर उनका डोर ओपन हो जाएगा। अब वो लोग उस चीज़ को ढूंढना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ हमें वो कैमरा दिखाई देता है जो कि रेत में धंसने लगा था। अब रेचल को वो डोर मिल जाता है जहाँ पर उन्हें वो एंकर फिट करना था। अब तभी वो लोग वहाँ पर खड़े होकर सोच रहे हैं कि वो एंकर को कैसे ढूंढे। तभी बैन को वहाँ पर एक मेटल डिटेक्टर मिलता है, जिसे कनेक्ट करने के बाद वो उस रेत
में उस एंकर को ढूंढना शुरू करते हैं। अब उन्हें वहाँ पर माँ और बेटी का स्टैचू भी दिखता है, जिसमें माँ की आंखों पर कोई शेल जैसी चीज लगाई हुई थी। अब तभी वहाँ पर उन्हें रेत में वो एंकर मिल जाता है। अब जैसे ही वो उसे बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं ये एक रस्सी से बंधा हुआ है। अब सभी लोग मिलकर उसे खींचते हैं, लेकिन वो रस्सी बीच से टूट जाती है और कोई चीज उस रस्सी को अपने अंदर खींच लेती है और उसके बाद उस रेत में चीजें धंसना शुरू हो जाती है और रेचल उसमें फंस जाती है और रेचल उसमें पूरी तरह धंस जाती है। अब नेट अपने आप पर रस्सी बांधकर उस रेत में जंप करता है और रेचल को बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद जैसे ही उस रस्सी से बाहर आने की कोशिश करता है तो वो रस्सी बीच से टूट जाती है और अब नेट की भी इस गेम में डेथ हो चुकी थी। अब वो लोग उस एंकर को लेके उसी डोर पर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक फ्रिज दिखता है जो कि लॉक था और वो समझ जाते हैं कि उन्हें इसका प्लग ढूंढना होगा और तभी इसे ओपन किया जा सकता है और वो नेक्स्ट राउंड में जा पाएंगे। अब सभी लोग उस चीज़ को ढूंढना शुरू करते हैं। अब जोई को वहाँ पर लाइट हाउस जैसा एक छोटा टॉय दिखता है जिस पर एक बटन था। अब वो उसे प्रेस करती है जिससे वहाँ की लाइटिंग चेंज हो जाती है और उस लाइट हाउस पर बहुत सारी स्टेयर्स निकल जाती हैं। अब जोई उस लाइट हाउस के ऊपर चढ़ती है। वहाँ लगी टेलीस्कोप से जब वो देखती है तो उसे सामने दिखता है आई कांट सी यू और ये चीज़ वो सबको बताती है। अब वो वहाँ से उतरने लगती है, तब वो देखती है कि वहाँ पीछे एक विंडो बनी हुई है और वो उसे ओपन करने की कोशिश करती है। अब सभी लोग उस चीज़ को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन रेचल का हाथ तभी एक हीटर पर पड़ जाता है और उसका हाथ जल जाता है और हमें पता चलता है कि रेचल को बचपन से ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसे फिजिकल पेन महसूस नहीं होता। अब तभी बेन को याद आता है उस स्टैचू के बारे में जिसकी आंखें शेल से कवर थी और वो भागकर उसके पास जाता है और अब वो उसकी आंखों से उस कवर को हटाता है तो उसे उस फ्रिज का प्लग मिल जाता है जिसे लाकर वो ब्रियाना को देता है। अब जैसे ही वो प्लग लगता है तो फ्रिज ओपन हो जाता है। तभी जोई उन्हें बताती है कि उसे वहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। अब वो उनसे वहाँ चलने के लिए कहती है, लेकिन ब्रियाना कहती है कि हमें इसी रास्ते से जाना होगा और वो उसी रास्ते से चली जाती है और बाकी लोग जोई के साथ जाने का डिसाइड करते हैं। अब जैसे ही बेन उसके ऊपर चढ़ने लगता है तो वो स्टेयर्स अंदर जाने लगती है जिससे बेन का हाथ छूट जाता है और वो सीधा रेत में जाकर गिरता है। अब बेन की भी डेथ हो चुकी थी। अब वो लोग उस टनल से होते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर रेचल और जोई को फील होता है कि वो अब सेफ हैं। तभी उन्हें वहां पर कोई आवाज़ आने लगती है। अब वो वहां से एक स्टेयर्स के थ्रू ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। अब उन्हें दिखता है कि वो एक मेन होल से बाहर आए हैं और उन्हें लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी ब्रियाना वहां से भागते हुए आते हैं कि डोर बंद मत होने दो, लेकिन वो लॉक हो जाता है और तभी वो बताती है कि ये जगह असली नहीं है, हम अभी भी उसी गेम में ट्रैप हैं। अब वो उन्हें बताती है कि हमें 1 मिनट से पहले एक चाबी को ढूंढना होगा वरना यहाँ पर एसिड की बारिश शुरू हो जाएगी। अब उन्हें वो की मिल जाती है जिसे लेकर वो उस डोर को ओपन करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो शटर उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर एक और लॉक है। अब उनका टाइम खत्म हो जाता है और तभी उस दुकान का फ्लैप नीचे आता है जिससे वो बारिश उनके ऊपर नहीं गिरती। तभी उस दुकान में रखा एक टीवी चालू हो जाता है जिसमें न्यूज़ आती है कि उन्हें उस टेलीफोन बूथ में रखे फ़ोन को उठाना होगा जब वो रिंग करेगा। वो लोग देखते हैं कि टेलीफोन बूथ पर एक लॉक लगा हुआ है और रेचल बताती है कि इस बार जब एसिड रेन होगी तो हम उसे एक बॉटल में भर लेंगे जिससे हम उस लॉक को खोल सकेंगे। और रेचल को फिजिकल पेन फील नहीं होता, इसीलिए वो एसिड की बोतल को उठाएगी। अब वो एसिड को कलेक्ट करके उस लॉक को ओपन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ एक नोट मिलता है जिसपे लिखा था कि जब वेदर चालू होगा उन्हें तभी कॉल करनी है। अब जोई बाहर खड़ी होती है, तभी रेचल उसे एक अम्ब्रेला देती है ताकि वो एसिड रेन से बच सके और इस बार कॉल उठाने पर टैक्सी का दरवाज़ा ओपन हो जाता है और जोई उसमें जाकर बैठ जाती है। अब जैसे ही रेचल और ब्रियाना उसकी तरफ बढ़ते हैं तो टैक्सी का डोर लॉक हो जाता है और वो दोनों बाहर फंस जाती हैं और इस बार एसिड रेन की वजह से उन दोनों की डेथ वहीं पर हो जाती है और उस टैक्सी की सीट अचानक से ओपन हो जाती है और जोई उसके अंदर गिर जाती है। अब तभी मीनस की टीम को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन मीनस उन्हें कहता है कि गेम स्टॉप मत करना, गेम ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। अब हमें जोई को दिखाया जाता है जिसे एक गार्ड वहाँ से बचाकर क्लेयर के पास लेकर आया है। अब जोई उठती है और वो देखती है कि क्लेयर के पास एक बैग रखा है जिसके अंदर वही सामान है जो उसने अभी तक गेम के अंदर देखा था। अब जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये जो हमने पूरी गेम खेली है ये जरूर इस लड़की के ऊपर है। वो उससे कहती है कि तुम ही सोनिया हो, जिस पर क्लेयर बताती है कि सोनिया उसकी मॉम का नाम था। तभी जोई की नजर क्लेयर के पीछे बने एस्केप रूम के डिजाइन पर जाती है और वो समझ जाती है कि इन्हें यही लड़की डिजाइन
साइन करती थी, लेकिन वो उसे बताती है कि मेरे डैड ये मुझसे जबरदस्ती करवाते हैं। और तभी वो बताती है कि उसने बेन को भी बचा लिया है और उसने उसे एक रूम में रखा है। लेकिन तभी मीनस के आदमी वहाँ आते हैं और बेन को वहाँ से ले जाते हैं। अब उन लोगों ने बेन को भी उसी रूम में डाल दिया है जिसमें कई सालों पहले क्लेयर की मॉम की डेथ हुई थी। अब क्लेयर ज़ोई को बताती है कि बेन के पास टाइम बहुत कम है और तुम चाहती हो कि हम बेन को बचाएं, तो तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया है ताकि तुम मेरी यहाँ से निकलने में हेल्प कर सको। अब ज़ोई को बेन को बचाना था, इसलिए वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। अब वो ज़ोई को बताती है कि इस बोर्ड पर पासवर्ड आता है जिसे हमें डिकोड करना होगा, लेकिन अगर हमने 3 बार रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर दिया तो मेरे चेम्बर से सारी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और मेरी डेथ हो जाएगी। अब वो लोग उस पासवर्ड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर ज़ोई देखती है कि कॉर्नर में एक बॉक्स रखा है और वो उस एंगल से उस बोर्ड को देखती है और उसे वो पैटर्न समझ आ जाता है। अब वो क्लेयर को इस बारे में बताती है और जब क्लेयर उससे ड्रॉ करती है तो उसके सामने उस पैटर्न से पासवर्ड डिकोड हो जाता है और अब वो उस चेम्बर से बाहर आ जाती है। लेकिन मीनस को क्लेयर के प्लान का पता चल जाता है और वो वहाँ उस गार्ड को लेकर आ जाता है। अब मीनस उन लोगों पर गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी वो गार्ड उसे शूट कर देता है। क्लेयर मीनस को उस चेम्बर के अंदर धक्का दे देती है। अब क्लेयर और ज़ोई मीनस के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां जाकर वो उस रूम की सेटिंग को डीएक्टिव कर देती है और फाइनली बेन की जान भी बच जाती है। अब क्लेयर ज़ोई को बताती है कि बेन उसी बिल्डिंग में है जहां पर तुम पहले गए थे। अब ज़ोई वहां के लिए निकल पड़ती है। अब पुलिस ने भी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी ज़ोई वहां आती है और उसे बेन मिल जाता है। अब वो दोनों वहाँ से इकट्ठा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि मीनस से मिलने आती है और वो मीनस से कहती है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। और अब मूवी का असली प्लॉट रिवील होता है और हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि बचपन में क्लेयर एक साइको लड़की थी और उसकी मॉम को इस बारे में पता चल गया था और वो उसका इलाज करवाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे मीनस से दूर ले जाना चाहती थी। लेकिन क्लेयर को ये पसंद नहीं था, इसीलिए उसने सोनिया को मार दिया और मीनस को भी क्लेयर के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो हमेशा उसे बंद कर रखता था। अब क्लेयर मीनस से कहती है कि वो स्केप रूम को उससे अच्छे तरीके से चला सकती है और अब वो 3 बार उस चेम्बर में रॉन्ग पासवर्ड टाइप करती है, जिससे उसका सारा ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और मीनस की डेथ हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।